वेजेस या मेहनताना एक ऐसा अधिकार जिसके साथ जुड़ी हैं कई सारी समस्याएं और जिसको दूर करने के लिए बना पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। आज हमारी की कॉन्सेप्ट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी सीरीज में दैट इज ब्रॉट टू यू बाय सक्सेस ट्री हम बात करेंगे इस एक्ट की और इसके साथ जुड़े हुए कई सारे की कॉन्सेप्ट्स की। सो देख लेते हैं आज की हमारी सीरीज में हमारे की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं जो कि जुड़े हैं इस एक्ट से, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 से। नाउ की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात हम करने वाले हैं वेजेस की। वेज होता क्या है, मेहनताना होता क्या है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ने तय की कि कौन इसको पेमेंट करने का या लेबर को इसे पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। साथ ही हम बात करेंगे वेज पीरियड की कि वेजेस देने का या मेहनताना देने का या आपको आपकी डेली वेजेस देने का या किस तरह से वेजेस दी जाएंगी उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। क्या वो एक दिन में के बेसिस पे भी हो सकता है, क्या आपको 6 महीने में भी दिया जा सकता है। इन सारी बातों पे आज हम गौर करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट सीरीज में। और एंड में एक और एस्पेक्ट में बात करेंगे, वो है न्यू लेबर कोड कि न्यू लेबर कोड ने इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए या बेसिकली कोड ऑन वेजेस 2020 कौन से नए प्रोविजंस लेके आया है जो कि इसमें इस एक्ट में कोड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में दिए गए प्रोविजंस में डिफरेंशिएशन लेके आता है या चेंज करने की कोशिश करता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वेजेस की। वेजेस एक ऐसी चीज है जिसके आते ही चेहरे पे मुस्कान आना लाजमी कहेंगे, बट इसके साथ जुड़े हुए दो और शब्द, एक है डर कि क्या मुझे अपने काम का, अपनी मेहनत का मेहनताना या मजदूरी मिलेगी कि नहीं। मैं मेहनत कर रहा हूं, क्या मुझे कुछ दिन के बाद, हफ्ते के बाद, महीने के बाद मुझे इसका मेहनताना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डर। और इसके बाद जब नहीं मिला तो उससे जुड़ी हुई समस्याएं। आपको मैंने अभी वीडियो से पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाया जिसमें एक न्यूज़ हाईलाइट हुई 2 हफ्ते पहले, जिसमें बात आई कि यूपी में मिड डे मील से जुड़े हुए कई सारे कुक जो हैं उनको उनका मेहनताना या वेजेस जो है पिछले 8 महीने से नहीं मिले। और वेजेस हैं कितने उनके, आप जान के हैरान होंगे, ये सिर्फ 2000 रुपये है। ये सिर्फ 2000 रुपये महीने का है, वीक का नहीं, महीने का है ना। इतने रुपए भी उनके रोके गए हैं जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हमारी दिवाली बेरंग रही इस बार। सो अब पेमेंट ऑफ वेजेस ऐसे अधिकारों के लिए या इन सोशल सिक्योरिटीज के लिए क्या प्रोविजन रखता है, हम उस पर बात करेंगे। तो बात देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है एक वेजेस की। एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, नाउ ध्यान दीजिएगा मैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात कर रहा हूं बिकॉज मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसमें वेजेस की डेफिनेशन अलग मिलेगी। इसी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, डिफरेंशिएशन को दूर करने के लिए कोड ऑन वेजेस बनेगा, उस पर आगे बात करेंगे। सो नाउ एज पर दिस एक्ट बोला गया कि किसी भी तरह का रिम्यूनरेशन मतलब किसी भी तरह का मुआवजा जो आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिलता है। तो अगर मैं किसी ईंट के भट्टे में काम कर रहा हूं या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूं या किसी ऑफिस प्रेमाइसेस में भी काम कर रहा हूं, सो मुझे मिलने वाला मेहनताना उसमें उसे वेजेस कहा जाएगा। किसी भी तरह से वो दिया जा सकता है जिसमें अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, ठीक है, सैलरी के अलावा कई सारे और भी चीजें होती हैं, कैटेगरी होती हैं आपकी सैलरी के, कोई सारे और कंपोनेंट या सब हेड्स होते हैं, वो भी इसमें कवर अप किए जाते हैं। तो वेजेस में ऑल रिम्यूनरेशंस के अपार्ट कुछ खासकर चीजें इंक्लूड करने के लिए बात बोली गई कि आपको महीने का जो वेजेस मिलता है वो तो ठीक है, इसके अलावा वेजेस की कैटेगरी में 4 चीजें और आएंगी, जिसमें पहली बात एनी अवार्ड और सेटलमेंट विच यू मे हैव गॉट फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कि कोर्ट आप गए, वहां से सेटलमेंट आया, चाहे वो आपका लेबर ट्रिब्यूनल हो गया या ऐसे ही कोई और कोर्ट हो गया, वहां से जजमेंट आई, कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस है या फिर आपका आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है, वहां से आपको आने वाला अवार्ड कि आपने किसी बात को चैलेंज किया एम्प्लॉयर कि भाई मेरे को इतना सैलरी कम मिला, तो अल्टीमेटली कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हाँ इनको सही में कम मिला है तो इसको इतना जो कंपनसेशन है वो पूरा दे दिया जाए, तो इसको बोला जाता है अवार्ड और सेटलमेंट। तो इससे आने वाला पैसा भी वेजेस की डेफिनेशन में आता है। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि वेजेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, एक कामगार को इस बात की सिक्योरिटी रहे कि उसके काम के बाद उसे एक तय समय के अंदर वेजेस मिल जाएंगे। ये सारा एक्ट बात ही इसी प्रोविजन पे करता है कि इससे एक तो पैसा मिलना और तय समय पर मिलना। सो सेटलमेंट का जो मनी है वो भी उसे टाइमली मिल जाए, ये भी इसमें कवर अप करने के लिए इसको इंक्लूड कर लिया गया वेजेस की डेफिनेशन में। डेफिनेशंस किसी भी एक्ट में बहुत कम इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ
अवार्ड और सेटलमेंट के बाद दूसरी बात है ओवर टाइम की, क्योंकि आप वेजेस तो आपको मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, लेकिन हो सकता है आपने जो ओवर टाइम किया, जो आपने 2-2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगाया अपनी फैक्ट्री में, वहां से आने वाला, क्योंकि हमने पहले अपने एक्ट में, अपने इस सीरीज में डिस्कस किया था कि आपका जो वेरियस एक्ट्स है, स्पेसिफिकली योर एक्ट विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो बात करता है कि आपको ओवर टाइम का डबल पैसा मिलता है। तो आपको सैलरी तो मिल गई, लेकिन ओवर टाइम अगर नहीं मिला तो इसको इंश्योर करने के लिए इस एक्ट ने आपके जो ओवर टाइम है उसको भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में कवर अप कर दिया। ठीक है। नाउ तीसरी चीज, एनी एडिशनल रिम्यूनरेशन। इसके अलावा एम्प्लॉयर कई तरह से और भी अपने एम्प्लॉय को इंकरेज करने के लिए कई और भी इंसेंटिव्स देता है, जैसे कि बोनस। तो वो बोनस भी इस कैटेगरी में रखा गया कि उसका बोनस भी कहीं फंस ना जाए कि मालिक का बोले कि मेरा मूड चेंज हो गया और वो आपको बोनस ना दे। तो दैट हैज आल्सो बीन इंश्योर्ड बाय द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जो कि कहता है कि अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, जो भी आपके रिम्यूनरेशन बनते हैं एज पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ साथ आपको वर्कर को मिलने वाला अवार्ड और सेटलमेंट, ओवर टाइम, और साथ ही एनी एडिशनल बोनस और रिम्यूनरेशन ये भी देने होंगे। और इसके साथ ही अगर आपने उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया फॉर एनी गिवन रीजन, तो उसके साथ बनने वाला उसका मुआवजा, जैसे मैंने आपको पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कुछ एस्पेक्ट करवाए थे, की कॉन्सेप्ट करवाए थे, जिसमें हमने डिस्चार्ज और डिसमिसल की बात की थी। तो डिस्चार्ज में उसको कंपनसेशन मिलता है, तो वो कंपनसेशन भी प्रोटेक्टेड रहे, उसको मिल जाए, इसके लिए भी वो कंपनसेशन टर्मिनेशन ऑफ पेमेंट एम्प्लॉयमेंट में जो मिलता है उसे भी वेजेस की कैटेगरी में रखा गया। नाउ प्री में आपको स्पेसिफिकली आपके एग्जाम में, चाहे वो एपीएफ हो, ईओ, एओ हो या फिर एपीएफसी हो, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन की फॉर्म में प्रेजेंट करना इज नॉट अ टफ टास्क। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इज पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेजेस। ठीक है, तो आपको ये चारों ऑप्शन मिल जाएंगे इन वेरियस कॉम्बिनेशन, तो आपको अकॉर्डिंगली चूज करना होगा। तो हमने अभी देखा कि ये चारों चीजें वेजेस के डेफिनेशन में आती हैं। इसमें न्यू लेबर कोड ने कुछ चेंजेस किए हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ इसमें कौन सी चीजें नहीं आती, देखो रिम्यूनरेशन या मुआवजा क्या होता है, जो आपको आपके काम के एवज में मिलता है, लेकिन कुछ सोशल सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो आपके काम के बाद आपको दी जाती है, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद दिया जाने वाला पेंशन। तो पेंशन हो गया या प्रोविडेंट फंड हो गया, जो कि अगेन आपको एम्प्लॉयमेंट के बाद मिलता है, या फिर ऐसे ही ग्रेच्युटी, जिसको माना जाता है कि एक गिफ्ट है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को, इसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये तीनों चीजें जो है ये पेमेंट ऑफ वेजेस में इंक्लूड नहीं की गई है, तो ये एक्सक्लूजन्स हैं। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन अकॉर्डिंगली हम फ्रेम कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेजेस एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें याद रखनी है कि प्रोविडेंट फंड याद करने का तरीका बड़ा इजी है, दैट इज जो आपकी एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको सोशल सिक्योरिटी मिलनी थी, उसको वेजेस की कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो प्रोविडेंट फंड हो गया, इसमें पेंशन हो गई और आपका ग्रेच्युटी हो गया। आगे बात करते हैं। नाउ न्यू लेबर कोड ने इसमें कुछ चेंजेस किए। न्यू लेबर कोड स्पेसिफिकली कोड ऑन वेजेस 2020 ये आया कई सारे एक्ट को सबस्यूम करने के बाद। इसकी कोशिश ये है कि एक यूनिफॉर्म वेजेस की डेफिनेशन दी जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में डेफिनेशन वेजेस की अलग है और मिनिमम वेजेस एक्ट में डेफिनेशन अलग है। तो अब ये कोड चाहता है कि ऐसी कंफ्यूजन खत्म हो जाए, तो एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन इसने देने की कोशिश की है। तो क्या बोल रहा है ये एक्ट या ये कोड, क्या बताता है, दैट इज 3 चीजें क्लियर कर दी कि 3 चीजें ही जो है आपके वेजेस की कैटेगरी में आएगा। पहली बात आपका बेसिक वेजेस, दूसरी बात आपको डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है कि आपको ऐसा एडिशनल कंपनसेशन जो कि आने वाली जो उतार चढ़ाव है इकोनॉमी में, जैसे कि इन्फ्लेशन, ठीक है, उससे आपको प्रोटेक्ट कर सके। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी सैलरी तो उतनी है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है तो आपकी सैलरी बहुत कम चीजें अफोर्ड कर पाएगी, तो वो बैलेंस करने के लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है ताकि दोनों चीजें बराबर हो जाए। सो नाउ थर्ड इज विद रिस्पेक्ट टू रिटेंशन अलाउंस। ये भी कई कंपनीज अलग से एक हेड बना के देती है रिटेंशन अलाउंस, कि आप काफी समय से उस कंपनी से जुड़े हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है ताकि आप उस कंपनी से अपनी एसोसिएशन बरकरार रखें। ऐसा ना हो किसी और कंपनी में आपको ज्यादा पैसा मिले, आप जाने की तैयारी कर लें। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आपको अपने साथ जोड़े रखने के लिए एक रिटेंशन अलाउंस भी दिया जाता है। तो ये है न्यू फैक्ट्रीज आपका कोड ऑन वेजेस 2020 के हिसाब से वेजेस की डेफिनेशन। नाउ अब इसमें ऐसा क्यों किया गया है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है
कि आपकी जो सैलरी का जो भी आपको मंथली कंपनसेशन मिल रहा है उसमें सब कुछ इंक्लूड करने के बाद जो आपको पूरा ब्रेकअप आता है आपकी पे स्लिप का, उसका 51% जो है वो वेजेस की डेफिनेशन के अंदर आ जाए। इस करके वो कम से कम एक्सक्लूजन इसमें चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि 51% तो इसी वेजेस की डेफिनेशन में आना चाहिए, और इसके अलावा बाकी अगर आप कुछ भी डिवाइड करना चाहते हो, किसी भी तरह का और कंपनसेशन देना चाहते हो, तो इस 51 के अलावा वो होगा, और उसे आप बाकी 49 में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने बात कर दी कि ये सारे हेड्स की कि इसके अलावा बाकी जो भी आप देना चाह रहे हो वो एक्सक्लूजन में आएगा। ऐसा गवर्नमेंट ने किया क्यों है? उनका उद्देश्य ये है क्योंकि 51% वेजेस का रहेगा, तो वो जो वेजेस आपके बेसिक अलाउंस, डियरेंस अलाउंस और रिटेंशन अलाउंस है, इसकी कैलकुलेशन के बेसिस पे ही कई सारी और कैलकुलेशन होती हैं आपके सोशल सिक्योरिटी फंड की। जैसे आपका कंपल्सरी प्रोविडेंट फंड हो गया, आपका ग्रेचुइटी का पेमेंट, या फिर साथ के साथ आपका जो पेमेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर पेंशन ऑल्सो, वो वेरी कर जाते हैं। तो इस करके कई सारा झोल होता है इसके पीछे, अब उसमें नहीं जाएंगे अभी, बट गवर्नमेंट उस झोल से बचाने के लिए क्लियर कर दिया कि 51% तो आप वेजेस में ही मानेंगे, उसको कम नहीं कर सकते, बिकॉज पहले 15% 20% वेजेस में दिखा के बाकी अलाउंसेस दिखाते थे, और उस 20% की कैलकुलेशन पे आपको जो भी एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देना पड़ता था वो कम हो जाता था। तो अब गवर्नमेंट बोला 51% ही रहेगा। इसको मैं आगे भी कवर अप करूंगा जब कोड ऑन वेजेस पर बात करेंगे। अभी देख लेते हैं एक्सक्लूजन कौन कौन से हैं। सो आपको मिलने वाला बोनस दैट इज एक्सक्लूडेड, आपको मिलने वाली हाउस अकोमोडेशन, ये सारी जो है एक्सक्लूजन्स की कैटेगरी में आ जाएंगी। यू कैन अकॉर्डिंगली सी। नाउ खास बात इसमें देखने वाली ये है कि आपकी जो 3 एक्सक्लूजन्स थी उनको एज इट इज बरकरार रखा गया जो पहले भी थी, दैट इज पेंशन और प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम अलाउंसेस। यहां पे आपका ओवर टाइम अलाउंस जो है वो ऐड कर दिया गया एक्सक्लूजन की लिस्ट में। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बन सकता है, दैट इज कि एज पर विच as per the code on industrialization or as per code on wages 2020 which of the following are been excluded from the definition of wages। तो आपको ओवर टाइम भी उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आपने पेमेंट ऑफ वेजेस पढ़ा है, क्लास लगाई है दीपक सर की, और वहां पे आपने देखा था कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है ओवर टाइम अलाउंसेस उसमें कवर अप होते हैं वेजेस की डेफिनेशन में। तो ये क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं। तो अभी आपको क्लियर कर दिया मैंने कि एज पर कोड ऑन सोशल कोड ऑन वेजेस 2020 ओवर टाइम अलाउंसेस भी जो है वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तीसरी चीज एक्सक्लूड की दैट इज रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट की वजह से मिलने वाला कंपनसेशन जो कि आपको जैसे कि रिटायरमेंट एंड ऑल अदर प्रोविजन, तो वो भी एक्सक्लूड किया गया। तो ये 3 चीजें आपकी एज इट इज ना आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दैट इज प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन, देन ओवर टाइम अलाउंसेस एंड थर्ड इज ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी को भी जो है वो एज इट इज एक्सक्लूड किया गया है, जो कि आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में भी था। ओनली वन डिफरेंस दैट इज ओवर टाइम वेजेस, ठीक है, वो से इंक्लूड कर दिया गया, बाकी आपका सेम ही है जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में पहले हुआ करता था। नाउ दिस इज नॉट द आइडिया, ठीक है, ये अभी न्यू एडिशंस है। नाउ आगे चलते हैं। अब ये तो बात हो गई आपकी एक्सक्लूजन्स की एंड इंक्लूजन्स की कि वेजेस की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे मैं बोला इसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि आपको आने वाले बहुत बेनिफिट्स से कितने मिलेंगे वो इन एक्सक्लूजन और इंक्लूजन पर डिपेंड करता है। तो दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंगली यूपीएससी ईपीएफओ के लिए पूछेगा। नाउ अब दूसरी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ये आपको वेजेस टाइम से मिल जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी। तो ये भी इस एक्ट ने, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ने तय कर दिया। दैट इज अगर आप फैक्ट्री में है तो आपके मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है या कोई कॉन्टेक्ट पर्सन आप देखेंगे वेजेस के लिए तो आप अपने मैनेजर के पास जाएंगे। सुपरवाइजर का रोल नहीं है, मैनेजर के पास जाना है सीधा फॉर योर वेजेस, अगर आप फैक्ट्री से एसोसिएट करते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी इंडस्ट्री या किसी और ऑर्गेनाइजेशनल एस्टेब्लिशमेंट से एसोसिएट करते हैं तो आप सुपरवाइजर के पास जाएंगे। तो देयर आर स्पेसिफिक सुपरवाइजर अपॉइंटेड फॉर योर टीम, आपकी टीम का कोई सुपरवाइजर हो सकता है तो उसके पास आप जाएंगे फॉर दैट पर्पस। नाउ नेक्स्ट इज फॉर रेलवेज। रेलवेज में जो भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इंडिविजुअल अपॉइंट करेगा that person will be responsible for that. Most of the time it is the superintendent of that railway station, accordingly depending upon the department, कौन सा department है उसके according ये vary भी करता है। तो that's why they are using the word nominated by the railway administration. Now last is
कॉन्ट्रैक्टर। अब ये तो हो गए आपके वो सेक्टर जहां पे आप डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो विद द ऑर्गेनाइजेशन, बट कई बार आप डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं होते, आप काम कहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं, हो सकता है मैं कहीं पे ड्राइवर का काम कर रहा हूँ किसी फैक्ट्री में, लेकिन ड्राइवर का जो पूरा डिपार्टमेंट है या जो ट्रांसपोर्ट का सारा डिपार्टमेंट है, ये उस कंपनी ने, उस फैक्ट्री ने आउटसोर्स किया हुआ है किसी कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई हमारी गोडाउन से माल लेके आना और लेके जाना आपका काम होगा। आप कैसे मैनेज करते हो, कितने ट्रक लगाते हो, कितने ड्राइवर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ऐसे केसेस में जो ड्राइवर है वो फैक्ट्री के मालिक के पास या फैक्ट्री के मैनेजर के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास, या जो कॉन्ट्रैक्टर ने इंडिविजुअल को डेजिग्नेट किया है फॉर दिस पर्पस। ठीक है, अब ये डेफिनेशंस भी या ये भी आपको एग्जाम में आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्सिबल पर्संस कौन है फॉर टू इंश्योर योर पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एस्पेक्ट पे बात करते हैं। अब आपका फिक्सेशन ऑफ वेजेस पीरियड। जी हाँ, इस एक्ट ने यहां तक क्लियर कर दिया कि आप अगर वेजेस दे रहे हो तो कितनी ड्यूरेशन रहेगी उस वेज पीरियड की। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप बोलो कि भाई तू काम करता चल, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद मैं तुझे एक बार में कंपनसेट कर दूंगा ना, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब क्योंकि आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो हो सकता है आप इस बात में आके कि एटलीस्ट मुझे काम मिल गया है, 3 महीने बाद मुझे कंपनसेशन या वेजेस मिल जाएंगे, तो आप शुरू कर दें काम। तो उससे जुड़ी कई सारी समस्याएं हैं कि आप 3 महीने खर्चा कैसे चलाएंगे, क्या 3 महीने बाद एम्प्लॉयर दे या ना दे, तो कई सारी समस्याएं जुड़ी हैं। तो इस एक्ट ने इसे भी क्लियर कर दिया कि फिक्स पीरियड्स होंगे और वो जो पीरियड होगा वो एक्सटेंड होगा एट द मैक्स, वो फिक्स किया जाएगा और एट द मैक्स वो 1 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। सो द एक्ट रीड नो वेज पीरियड शेल एक्सीड 1 मंथ, शेल एक्सीड 1 मंथ मतलब 1 महीना हो सकता है मैक्सिमम, 1 दिन भी हो सकता है, फोर्टनाइट भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है। फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते या 15 दिन, ठीक है, वो हो सकता है। लेकिन उससे ज्यादा आप 1 महीने से ज्यादा का पीरियड नहीं ले सकते, वो अलाउड नहीं है। आप बोलो 3 महीने, 6 महीने या साल, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दैट इज इलीगल एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है जी, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फिक्सेशन ऑफ द वेजेस। नाउ दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। और लास्ट में एक और बात बता दूं, ये सारे जो प्रोविजन हमने डिस्कस किए, इसकी एक खास बात ये है, ये सारी प्रोटेक्शन ऐसे लेबर को दी जा रही है जो कि अदरवाइज किसी और कोई और चैनल नहीं है या वो खुद में इतना सक्षम नहीं है। जैसे कि ये एक्ट उन वर्कर्स पे अप्लाई होता है जिनकी सैलरी या तनख्वाह या वेजेस 24,000 से कम है, 24,000 पर मंथ से कम है, ऐसे वर्कर्स पे ये एक्ट जो है अप्लाई होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू वेजेस एक्ट। नाउ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के रिगार्डिंग ये प्रोविजन है कि कॉन्सेप्ट किए हमने इस एक्ट के। और ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में अभी कुछ कमी है एओ की प्रिपरेशन के लिए या फिर यूपीएससी ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए, तो यू कैन एनरोल इनटू आवर कोर्सेज। अगर इंडस्ट्रियल लेबर लॉ और अकाउंटिंग का स्पेसिफिक कोर्स चाहते हैं तो इसके भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको लगता है कि अभी आप तैयारी के इनिशियल स्टेज में है या आपको जनरल स्टडीज में भी हेल्प चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड गाइडेंस चाहिए यूपीएससी की ईओ और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए, क्योंकि हम दोनों एग्जाम एक साथ टारगेट कर रहे हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सो यू कैन गो फॉर आवर एडवांस कोर्सेज ऑल्सो। अदरवाइज फ्री यूट्यूब वीडियोस का लेक्चर प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है। क्लासेस में आएंगे तो आपको हम हैंड आउट भी देते हैं, और हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैंड आउट दिए जाएंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सीरीज फॉर टुडे। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।